नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डीप स्टोरी टेलर चैनल पर। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिए ताकि हमें और भी खौफनाक कहानियां आपके लिए लाने का हौसला मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डरावनी दास्तान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है और मैं पुरानी दिल्ली के लाल बाजार रहता हूं। यहां पर मैं एक नेक्सा डिजिटल सॉल्यूशंस नाम की एक कंपनी में काम करता हूं। लाल बाजार में मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहता हूं, जिसके अंदर मेरी वाइफ नीरू और हम दोनों का बेटा करण हमारे साथ रहता है। मेरी वाइफ नीरू एक बहुत ही अच्छी और प्यारी हाउसवाइफ है जो हमारे पूरे घर को सजा कर रखती हैं। साथ ही मेरे बेटे करण का भी बहुत ख्याल रखती हैं। ऐसी प्यारी वाइफ बड़े ही भाग्य से मिलती है। और अब यही मेरा एक छोटा सा सुखी परिवार है जिसका हर कोई सपना देखता है। अब फैमिली की बातें छोड़कर मैं आपको सीधा उस घटना पर लेकर चलता हूं जहां मेरे साथ वो खौफनाक हादसा हुआ था जो आज तक भी मेरे जहन से निकल नहीं पाया है। दरअसल मैं जॉब के सिलसिले में ही पुरानी दिल्ली आया था। वैसे तो मैं यूपी के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं जहां मेरी पूरी फैमिली रहती है। अब मैं तो अपने घर से जॉब करने के लिए निकला था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे कभी किसी ऐसे डरावने और खौफनाक माहौल को भी झेलना पड़ेगा। दरअसल यह बात आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। एक बार मेरे पास एक फोन आता है और जैसे ही मैं फोन उठाता हूं तो सामने की तरफ से आवाज आती है कि हेलो विक्रम, हम दिल्ली के नेक्सा डिजिटल सॉल्यूशन से बोल रहे हैं। आपने जो अप्लाई किया था उसमें आपकी जॉब फाइनल हो गई है। आप मंडे से ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और फोन कटते ही मैं खुशी के मारे नाचने लगा और फिर इस खुशी के मौके को नीरू के साथ भी शेयर किया। मैंने उछलते हुए उससे कहा कि नीरू, काम हो गया यार, नौकरी मिल गई। अब मेरे मुंह से यह बात सुनते ही नीरू तो जैसे आसमान में उड़ने लगी थी और फिर खुश होते हुए बोली कि अब कम से कम खर्चे की किचकिच से तो छुट्टी मिलेगी। अब जॉब लगने के बाद यह तो हो गई घर के माहौल की बात। अब जरा ऑफिस की बात सुनो। नया ऑफिस लाल बाजार के बीचों बीच था जिसका नाम था नेक्सा डिजिटल सॉल्यूशंस। यह नाम सुनने में तो बड़ा प्रोफेशनल सा लगता था, लेकिन जब मैं पहली बार वहां गया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं किसी पुराने जमाने की हवेली में घुस गया हूं। ऊपर जाने के लिए एक पुरानी लिफ्ट थी जो इतनी धीमी चलती थी जैसे बूढ़ा आदमी लाठी टेक कर चढ़ रहा हो। दीवारें थोड़ी सी सीलन भरी हुई थी, पर अंदर पहुंचा तो कंप्यूटर, इंटरनेट ऐसी सब सही था। पहले दिन जब मैं अंदर गया तो रिसेप्शन पर एक लड़का बैठा था। उसका नाम था रमन। ऐसा लगता था कि जैसे सालों से वहां बैठा हो और सिर्फ लोगों को गिन रहा हो। अंदर एक दीदी मिली जिनका नाम रचना था और वह सबकी टीम लीडर थी। बहुत ही शांत, लेकिन उसे ज्यादा देर तक बात करने से एलर्जी होती थी। वहीं पर एक और बंदा था, संदीप, जो हर बात पर हंसता था। चाहे कोई मरे या जिए, लेकिन उसकी हंसी नहीं रुकती थी। भगवान भी कुछ नमूने छांट कर बनाते हैं। यह संदीप भी उनमें से एक था। और हां, कैंटीन में पप्पू का जलवा था। उसका नाम छोटा था, काम बड़ा। वो चाय ऐसी बनाता था कि पीते ही डायबिटीज की याद आ जाती थी। पहले दिन मुझे एक पुरानी सी कुर्सी दी गई जिसमें बैठते ही लगा कि अभी गिर जाऊंगा, लेकिन सबने कहा, भाई कुर्सी को मत बदलना, इस पर जो भी बैठा है प्रमोट हुआ है। मैं भी सोच में पड़ गया, यह कोई टोटका है क्या? पहले दिन कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन कुछ बातें नोट की। जैसे मीटिंग रूम की लाइट कुछ देर अपने आप जलती बुझती थी, लेकिन सोचा कोई वायरिंग की दिक्कत होगी। घर लौटा तो सब खुश थे। नीरू ने मेरे लिए पनीर बना रखा था। बेटा, करण आकर बोला, पापा नए ऑफिस में भूत हैं क्या? मैं हंस पड़ा, अबे तुझे कैसे पता? वो बोला, मम्मी कह रही थी लाल बाजार की पुरानी बिल्डिंग तो डेड होती है। नीरू घूरते हुए बोली, मजाक मत उड़ाओ, मैंने सुना है वहां पहले किसी हवेली में औरत ने खुदकुशी की थी। मैंने मुंह मोड़ते हुए कहा, चलो रहने दो, नौकरी मिल गई, यही काफी है। अगले दिन ऑफिस पहुंचा तो देखा रमन अकेला बैठा है और मुंह में मंजन लगा रहा है। मैं बोला, तू यही ब्रश करता है?
बोला, भाई घर देर से निकला था और यहां पानी आता है, 1 बजे तक तो निपटा लेता हूं यही। फिर बोला, तू देखना, यहां सब खुद की दुनिया में रहते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तीसरे दिन की बात है। लंच ब्रेक के बाद सब थोड़ा सुस्त से हो गए। मैं अकेला अपने केबिन में था। अचानक लाइट हल्की सी झपकी और कंप्यूटर स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। मैंने सोचा बिजली गई होगी, लेकिन बाकी डेस्क पर लाइट ऑन थी। मैंने सोचा कि इन्वर्टर खराब होगा, लेकिन एक अजीब सी ठंडी हवा पीछे से लगी, जैसे कोई खड़ा हो। मैं पलटा तो कोई नहीं था। मैंने इस बात को सीरियसली नहीं लिया, लेकिन मन में एक अजीब सा सवाल उठ गया कि क्या यह ऑफिस वाकई में थोड़ा अलग है। अब ऑफिस में मेरा तीसरा दिन था। मैं प्रातः कुछ जल्दी ही पहुंच गया था, क्योंकि एक रिपोर्ट की डेडलाइन थी। मैं जैसे ही ऑफिस के गेट पर पहुंचा कि सामने से कैंटीन वाला पप्पू मिल गया। मुझे देखते ही वह चहक कर बोला, साहब चाय पियेंगे? अदरक डालकर बनाई है आज। मैंने मुस्कुराकर कहा, आज पूरे स्टाफ को चाय मेरी तरफ से। पप्पू बोला, ओ हो, फिर तो सबके मजे हो गए। यह कहकर वो अपनी चाय की थैली लेकर चला गया। आज कुछ लोग जल्दी आ गए थे, रचना दीदी, संदीप और वो मिंटी, जो हर चीज में शिकायत ढूंढती थी। जैसे यह कुर्सी बेकार है, ऐसी की हवा मेरे फेस पर नहीं आ रही है। किचन में गीजर नहीं है, मतलब उसके हिसाब से परेशानी ही परेशानी थी। रचना दीदी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मिंटी, एक बार जैसे बिना शिकायत सुने दिन शुरू हो जाए तो एचआर को मिठाई खिला दूंगी। उनकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब असली मजेदार बात तब हुई जब दोपहर का वक्त आया। करीब 1 बजे का टाइम था। सब धीरे धीरे अपने टिफिन लेकर कॉमन एरिया में जमा होने लगे। मैंने घर से लाए आलू के पराठे निकाले तो संदीप ने देखा और हंसकर कहा, भाई यह तो मेरी कमजोरी है। मैंने कहा, आजा, आधा तेरा आधा मेरा। हम दोनों हंसते हुए खाते बैठे थे कि सामने मिंटी और एक दूसरी लड़की सोनाली आपस में कुछ बहस करने लगी। मिंटी बोली, प्लीज अपनी चटनी की डिब्बी मेरे टिफिन से दूर रखो, मैं हरे धनिये से एलर्जिक हूं। सोनाली बोली, तेरी एलर्जी से क्या मेरा टिफिन दूर रहेगा, तू बैठ जा अलग। मिंटी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, एचआर से शिकायत करूंगी। संदीप कान में बुदबुदाया, लगता है यह बचपन में बराबर मार खाती रही होगी, तभी यह इतनी झगड़ालू इतनी है। हम सब हंसी नहीं रोक पाए। रचना दीदी बोली, भाई ऑफिस में भूख से ज्यादा अगर कोई चीज झेलनी मुश्किल होती है तो वो मिंटी का मिजाज है। अब उस दिन एक और छोटी सी अजीब बात हुई। लंच के बाद मैं हाथ धोने वॉशरूम गया। मैंने वापस आते हुए देखा कि मीटिंग रूम का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ है। ये नॉर्मल सी बात थी, लेकिन अजीब इसमें यह था कि सवेरे से किसी ने मीटिंग ज्वाइन नहीं की थी। मैंने सोचा शायद कोई अंदर गया होगा और बंद करना भूल गया होगा, लेकिन जब झांक कर देखा तो अंदर कोई नहीं था। कुर्सियां एकदम उल्टी सीधी बिखरी हुई थी। मुझे लगा कि शायद यह सफाई वाले ने किया होगा। मैं शाम को घर पहुंचा तो नीरू ने पूछा, आज आलू पराठा बचा या फिर सब दोस्त खा गए? मैं बोला, सिर्फ संदीप को दिया था, वो भी बस आधा, बाकी तो मिंटी दीदी और सोनाली की लड़ाई चल रही थी। नीरू बोली, उस ऑफिस में सब नॉर्मल लोग हैं ना, रोज कोई ना कोई अजीब बात लेकर आता हो तुम। मैं मुस्कुराया, अभी तो सब हंसी मजाक चल रहा है, लेकिन हाँ मीटिंग रूम थोड़ा अलग टाइप का है। उसने पूछा, क्या मतलब? मैंने नीरू को पूरी घटना सुना दी और कहा, मीटिंग रूम का बस दरवाजा खुला था पर अंदर कोई नहीं था। नीरू एकदम गंभीर हो गई। वो फिक्र करती हुई बोली, मैं पहले ही बोल चुकी हूं, वो ऑफिस थोड़ा पुराना टाइप है, बेवजह देर मत किया करो। मैंने कहा, अरे यार कुछ नहीं होता, तू तो मान जैसी बातें करने लगी। फिर एक और अजीब बात हुई। रात को सोते समय मैं मोबाइल पर ऑफिस की रिपोर्ट्स चेक कर रहा था। तभी मैंने एक मेल देखी जो किसी मीना की थी। मैं चौंक गया, ये मीना कौन है? हमारी कंपनी में कोई मीना नहीं थी और ये मेल आया था रात 1:30 पर। मैंने सोचा शायद कोई गलती से भेजा गया मेल होगा, लेकिन जब किया तो फाइल खुली ही नहीं। बस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक लाइन टाइप थी, आई नेवर लेफ्ट। यह पढ़कर मेरी रूह कांप गई। उस दिन ऑफिस में कुछ अजीब सा तनाव महसूस हो रहा था। ना कोई मजाक कर रहा था, ना ही कैंटीन में गप्पें चल रही थी।
सबको कुछ ना कुछ पता था, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। मीटिंग रूम को अब ताला लग चुका था। चैन से बंधा हुआ गेट था। बाहर एक बोर्ड टंगा था, डोंट यूज दिस रूम। मेरे मन में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी और मैं यह जानने के लिए बेचैन था कि आखिर यह मीना थी कौन, इसने आखिर किया क्या था और क्यों। शाम के 4 बजे थे। बाकी सब लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। मैंने रचना दीदी को रोका और पूछा, दीदी एक बात सच सच बताइए, मीना ने आत्महत्या क्यों की थी? वो चुप रही, फिर बोली, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सुनो, लेकिन इसके बाद उस कमरे के पास भी मत जाना। मैंने धीरे से सिर हिला दिया। मीना यहां करीब 3 साल पहले आई थी। वो बहुत सीधी साधी लड़की थी। वो काम की बहुत पक्की थी। वो कभी किसी से बहस नहीं करती थी, कभी कोई शिकायत भी नहीं करती थी। वह बहुत खुश मजाज थी। उसके आने के बाद ऑफिस का माहौल खुशगवार हो जाता था। काम के साथ साथ वह अपनी बातों से सबको हंसाती रहती थी। अपने काम फुर्ती से करती रहती थी। उसका काम कभी भी पेंडिंग में नहीं रहता था। वो अपना टिफिन लाती तो सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आती। उसे पता था कि किसको क्या अच्छा लगता है। वो रोज ही किसी न किसी के मन की डिश लेकर आती थी, तो उसके लिए भी सब लोग कुछ ना कुछ लाते और सब अपने अपने टिफिन में से उसे कुछ ना कुछ खिलाते जरूर थे। सब उसे लाइक करते थे। फिर अचानक ही न जाने क्या हुआ कि उसके नेचर में बदलाव आने लगा। उसने हंसना बोलना कम कर दिया और वो गुमसुम रहने लगी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी गहरी चिंता में डूबी हुई है, किसी प्रेशर में है। एचआरको को लगा कि उसकी मेंटल हेल्थ बिगड़ रही है, तो उसने मीना से कहा कि तुम छुट्टी ले लो और घर पर रेस्ट करो। उसकी बात सुनकर मीना को लगा कि वह उसे ऑफिस से निकालना चाहता है उसके साथ, पर मीना को लगा थी वह उसे आती से निकालना चाहता है। इसीलिए मीना ने खुद कह दिया कि मुझे मत हटाओ, मुझे यहीं रहना है। और फिर एक दिन मीना की आवाज बंद ही हो गई। जब प्रातः ऑफिस खुला और सफाई वाला आया तो मीटिंग रूम का दरवाजा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ा गया और मीना फंदे से लटकी मिली। उसकी आंखें खुली थी। मैं यह सब सुन ही रहा था कि मैनेजर मिस्टर वर्मा अचानक मेरे पास आए। मेरे काम से वह बहुत खुश रहते थे और मुझसे बड़े अपनेपन से बात करते थे। उन्होंने आते ही मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोले, विक्रम चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। वे मुझे ऑफिस के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में ले गए। उन्होंने मुझसे पूछा, कल रात तुम ही अकेले थे ड्यूटी पर? मैंने कहा हां। अब उन्होंने वीडियो चलाया। उसमें मैं अपनी डेस्क पर बैठा था और मीटिंग रूम के दरवाजे के पास से सफेद कपड़ों में एक धुंधली सी महिला गुजरती दिखाई दी। उसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा और मैंने सोचा, बताओ, मुझे पता तक नहीं। और वो मेरे पास से निकलकर चली गई। उसका चेहरा साफ नहीं था, लेकिन चाल अजीब थी। बहुत धीरे धीरे करके वो गायब हो गई। गोयल साहब बोले, यह कोई स्टाफ नहीं है विक्रम। मैं अब समझ चुका था। यह एक गहरे राज्य की बात थी जिसका संबंध ऑफिस से जुड़ा हुआ था, और यह भी समझ में आ गया कि हो सकता कि यह आत्महत्या ना भी हो। यह एक तगड़ा मेंटली प्रेशर भी हो सकता था जिसे वह झेल रही होगी। उसने किसी को कुछ बताया भी नहीं। बताती तो शायद सब लोग मिलकर उसकी मदद करते। अगर जिंदा रहने पर नहीं बता पाया था तो शायद अब कोई हिंट मिल है जिसे कोई समझ नहीं पा रहा है। तभी ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। कैमरे में कैद यह शायद कोई आत्मा है जो कुछ कहना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है, जिसका संबंध मीना की मौत से भी हो सकता है। मैंने वर्मा साहब से कहा कि यह सब क्या है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें क्यों दिखाता। इसे समझने की कोशिश करो। हम सब ऑफिस में काम करने वाले अप्लाई हैं। हमें मिलकर इन सब बातों का ध्यान रखना है, कहीं हम पर कोई खतरा ना आए। हम सब मालिक को बताएंगे। अगर यह समस्या हल नहीं हुई तो यह ऑफिस छोड़ देंगे। अगले दिन मैं ऑफिस में देर तक रुकने की गलती कर बैठा। करीब 7:30 बज चुके थे। आज काम थोड़ा ज्यादा था जो केवल मुझे ही करना था। ऑफिस से सभी लोग जा चुके थे। कैंटीन बंद थी और बिल्डिंग में सन्नाटा था। मैं अपनी सीट पर बैठा रिपोर्ट बना रहा था कि तभी मीटिंग रूम के अंदर से कुर्सी खिसकने की आवाज आई। मैंने धीरे से नजरें उठाई तो देखा मीटिंग रूम का गेट बंद था,
लेकिन अंदर की लाइट चालू थी। गेट के नीचे से एक परछाई बाहर दिख रही थी, जैसे कोई अंदर टेबल पर चल रहा हो। डर के मारे मेरे हाथ कांपने लगे और दिल धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे पास गया। गेट के पास पहुंचा ही था कि एक तेज धप की आवाज आई, जैसे कोई कुर्सी से नीचे गिरा हो। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन कुर्सी उलटी पड़ी थी। मैंने रचना दीदी से कहा, क्या आपको ऑफिस का माहौल पहले जैसा लग रहा है या कुछ चेंजिंग लग रही है? उन्होंने कहा कि बहुत चेंजिंग लग रही है। जब से यह डरावनी घटनाएं हो रही हैं, तब से सब लोग सहमे हुए हैं और डरे हुए हैं। पहले सब लोग आपस में हंसते बोलते थे, एंजॉय करते थे। माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। रचना बोली, अबे तू नया है, हमें तो 4 साल हो गए यहां। लेकिन यह मीटिंग रूम वाला चक्कर पहले कभी नहीं था। पीछे से पप्पू चाय वाला बोला, दीदी आपको याद है ना, मीना दीदी का केस भी यहीं का था। वही तो उस रूम में मरी थी। ये वहीं से सब शुरू हुआ है। सबकी नजरें एक पल के लिए मीटिंग रूम की तरफ घूम गई। खिड़की के कांच से पूरा कमरा एकदम सीधा और शांत दिख रहा था, पर उस दिन दरवाजा देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अंदर से देख रहा हो। वो लेट रात मीटिंग रूम में गया था वहां से। दोपहर में मैं लंच टाइम में किसी काम से नीचे गया तो चौकीदार से एक नई खबर सुनकर आया। मुझे जब वो बात हजम नहीं हुई तो मैं ऊपर ऑफिस में आकर सीधे रचना दीदी के पास गया और उनसे पूछा कि अपने यहाँ जो पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय कुंदन है ना, उसके साथ क्या हुआ? उसका कुछ पता है आपको? उन्होंने कहा, नहीं मुझे नहीं पता है। क्या उसके साथ कुछ गलत हुआ है? हम लोगों की बातचीत सुनते ही आसपास के लोग भी आ गए। सबको यह जानने की जल्दी थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या। मैंने बताया कि चौकीदार के पास कुंदन के पापा का फोन आया था। वो बहुत खराब हालत में अस्पताल में भर्ती है। उसे तेज बुखार हुआ है और पूरे शरीर में दर्द है। दवा भी काम नहीं कर रही है। पता नहीं वह ठीक हो पाएगा कि नहीं। वो अपने काम से देर रात में मीटिंग रूम में गया था। वहीं उसने कुछ देखा और वहां से उल्टे पांव भागकर अपने घर गया। तब से ही वो बुखार में पड़ा है और वो बराबर बड़बड़ाए जा रहा है कि वह जिंदा है। वो कहीं नहीं गई, वो यहीं रहती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहता। अब ऑफिस के सभी लोग कहने लगे कि मालिक को चाहिए कि इस स्टडी रूम को बंद करवा दें, इसमें ताला लगवा दें। क्यों दूसरों की जान लेने पर तुले हुए हैं? अपने आप तो आराम से घर बैठे हैं। आफत तो यहां काम करने वालों की है, और अगर वह कुछ नहीं करेंगे तो फिर यहां कोई काम नहीं करेगा। मीटिंग रूम की तो बात हो, छोड़ो ऑफिस को ही ताला लग जाएगा। हम सब लोग यह बातें कर ही रहे थे कि राजू बीच में कूद पड़ा। अब बात करते हैं राजू की। वो आईटी टेक्नीशियन था जो दिन भर नेटवर्क करता रहता था। मतलब उसकी आदत ही थी कि एक बात के पीछे पड़ जाए तो पीछा छुड़ाना मुश्किल था। वो थोड़ा मस्तीखोर था, लेकिन अच्छा लड़का था। शाम को भी ज्यादा रुकने से डरता नहीं था। उसने हम सब लोगों की बातचीत सुनी तो वो कहने लगा, तुम तो सब लोग साले एकदम अंधविश्वासी हो। अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन तुम लोग अभी उसी भूत प्रेत की दुनिया में पड़े हुए हो। बताओ इन हालातों में इंडिया कैसे तरक्की करे? बेड़ा तो तुम जैसे लोगों ने ही गर्क कर रखा है। अरे तुम लोग तो ऑफिस बंद करवाने की ही बातें करने लगे। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पढ़े लिखे लोग हो, सोच को आगे बढ़ाओ। मैंने पूछा, तो फिर यह कुंदन क्या झूठ बोल रहा है? उसने जवाब दिया, कुंदन को बुखार आ गया होगा। वो अपनी जांच करवाए तो या तो वायरल बुखार निकलेगा या मलेरिया हो गया होगा। और डॉक्टर लोग तो वैसे भी मरीजों को अपने यहां रोकने के 100 बहाने ढूंढते रहते हैं। उन्हें तो अपने पैसे बनाने होते हैं। किसी ने राजू से कहा, ऐसे मत कहो। इस पर राजू भड़क उठा और बोला, हमारे देश की यही तो समस्या है कि जरा सा जुकाम हुआ नहीं कि लोग भूत प्रेत उतरवाने पहुंच जाते हैं। जरा सा बुखार आया नहीं कि झाड़ फूंक करवाने लगते हैं। फिर वो मुझसे बोला, तू ही रात में रुका था, यहां तो तूने ही यह प्रोपेगेंडा फैला रखा है। मुझे उसकी इस बात पर बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, और जो मैनेजर साहब ने सीसीटीवी दिखाया है तो कार्य वे भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ही तो दिखाया था, मुझे तो पता भी नहीं था। तो वह कहने लगा, मैनेजर साहब खुद अंधविश्वासी हैं, यहां कुछ भी नहीं है।
और वह मीना खुद ही सही नहीं थी। मुझे दिखाई दे तो मैं मानूं, रजनी दीदी ने कहा। ऐसे मत कहो, अगर कुछ उल्टा सीधा बोलोगे तो नतीजा खराब भी हो सकता है। अभी तक तो तुम जो ड्यूटी करते रहे उसमें मीटिंग रूम में तो कभी गए नहीं, तो तुम्हें मालूम भी कैसे होगा? राजू बोला, मैं आज रुक कर दिखाऊंगा। आज मेरी रात की शिफ्ट भी है, मैं आज ही टीचिंग रूम में जाऊंगा। तुम लोग सीसीटीवी कैमरे में देखना। आज शुक्रवार था और उसे अकेले रात की शिफ्ट करनी थी। उसे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सारे सिस्टम अपडेट करने थे। राजू ने खुद मुझसे कहा, भाई तू तो डरपोक है, मैं जाकर मीटिंग रूम में बैठूंगा आज, देखता हूं क्या भूत आता है। मैंने हंसते हुए टोका, मजाक मत कर, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जा। राजू बोला, भाई अगर हो सका तो भूत के साथ इंस्टाग्राम पर सेल्फी डाल दूंगा। इस मेलो ड्रामा की हाईटेक बातचीत का पूरे ऑफिस के लोगों ने मजा लिया। अब सबके सामने राजू ने कहा था, इसीलिए अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता था। आज रात का सबको इंतजार था। अगले दिन सवेरे 6 बजे फोन आया। मैंने देखा कि यह ऑफिस की सफाई कर्मचारी लता दीदी का फोन था। इस समय उनके फोन की कोई टुक नहीं थी। मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने रिसीव किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि मीटिंग रूम में राजू की लाश पड़ी हुई है। मालिक साहब ने कहा है कि सबको फोन करके बुला लो, क्योंकि पुलिस भी आने वाली होगी। यह खबर सुनकर मैं सख्त में आ गया। अब मुझे बहुत पछतावा होने लगा कि मैंने आज राजू के सामने भूत प्रेत वाली बात ही क्यों की। अगर उस बात की चर्चा नहीं हुई होती तो वह मीटिंग रूम में क्यों जाता और उसकी मौत क्यों होती। मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस पहुंचा तो देखा कि करीब करीब सब लोग आ चुके थे और वहां कोहराम मचा हुआ था, क्योंकि राजू के घर वाले भी आ चुके थे और वे रो रहे थे। वहां जाकर पता चला कि 6 बजे लता दीदी ने ऑफिस खोला। मीटिंग रूम अंदर से बंद मिला तो उन्होंने मैनेजर को फोन किया। फिर उनके आने पर मीटिंग रूम को खोला। फिर भी वह नहीं खुला तो खिड़की से देखा कि राजू की लाश पड़ी हुई थी। फिर पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने खिड़की से अंदर जाकर लॉक खोला तो पुलिस ने चेक किया तो पता चला कि वह मर चुका है। राजू की लाश मीटिंग रूम के कोने में पड़ी थी। उसका गला टूटा हुआ था, चेहरा जैसे किसी ने हाथ से दबाकर तोड़ा हो, नाक से खून बह रहा था। पास में ही राजू का मोबाइल पड़ा था, जिसकी चैट स्क्रीन खुली हुई थी। उसने अंतिम मैसेज किसी दोस्त को भेजा था, भाई यहां कोई है, शायद मीना ही है। यह दरवाजा अपने आप खुल गया है। ओह, ये मैं क्या देख रहा हूं। बस इसके आगे कोई चैट नहीं थी और उसके बाद का कोई सीन भी नहीं था। शायद उसका यही अंतिम मैसेज था। उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। यहां के मालिक अनिल गोयनका विदेश में थे, उनको सूचना दे दी गई। सारी बातचीत मैनेजर साहब ही कर रहे थे। राजू की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और सबसे पूछताछ करके पुलिस भी चली गई तो सब लोग आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। लेकिन आज काम करने का किसी का भी मूड नहीं था। सब लोग इसी घटना की चर्चा कर रहे थे और राजू की अच्छाइयां गिना रहे थे, उसकी पुरानी बातों की चर्चा कर रहे थे। सच में जब इंसान जिंदा होता है तो लोग उसकी कदर नहीं करते, लेकिन जब वह चला जाता है तो उसकी बढ़ जाती है। थोड़ी ही देर बाद मैनेजर साहब ने सबको सीसीटीवी रूम में बुलाया। वहां कैमरे को चेक किया गया। उसे देखकर मैनेजर साहब के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उसमें रात 11:30 पर राजू कैमरे में कॉरिडोर में घूमते हुए दिखता है। कभी वह मीटिंग रूम के सामने रुकता है, कभी इधर उधर झांकता है। 11:46 पर मीटिंग रूम का दरवाजा खुद ब खुद अपने आप थोड़ा थोड़ा खुलता है। राजू मुस्कुराता है और दरवाजा पूरा खोलकर अंदर चला जाता है। ऐसा सीन देखकर मैनेजर साहब के साथ साथ हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि मीटिंग रूम की रात का सीन पहली बार देखने को मिल रहा था। मीटिंग रूम में दिन में कुछ भी नजर नहीं आता था, लेकिन जो भी घटना होती थी वह रात की ही होती थी। आगे की घटना हमें देखनी थी और वो सामने थी। 11:40 का समय दिख रहा था कि अचानक स्क्रीन पर ब्लैकआउट हो गया। प्रातः 6 बजे सफाई कर्मचारी लता दीदी ऑफिस खोलने आती हैं, तो जो मीटिंग रूम की खिड़की से कुछ देखती हैं तो दरवाजा खोलती हैं, लेकिन वो नहीं खुलता है, वो अंदर से बंद होता है, जो हैरानी की बात है। उसके बाद
वह मैनेजर साहब फोन करके बुलाती हैं। उनके आने पर भी गेट नहीं खुलता है तो पुलिस को ही बुलाया जाता है। आगे की बात तो फिर सबको ही पता है। राजू की मौत को सुसाइड बता दिया गया। मुझे इस बात पर बहुत गुस्सा आया। राजू ने सुसाइड कहां की थी? यह तो मर्डर था, फिर झूठ क्यों बोला जा रहा है? आज को यह राजू के साथ हुआ है, कल को मेरे साथ होगा, परसों और किसी के साथ भी हो सकता है। यानी हम लोग बलि के बकरे हैं। मैं तो चुप नहीं रहने वाला हूं। मैंने अपने सीनियर से कहा, सर यह कोई आत्महत्या नहीं थी, राजू को मारा गया है, सीसीटीवी देखिए। आप सीनियर ने गुस्से से मेरी ओर घूरते हुए कहा, पुलिस ने इस सीसीटीवी कैमरे को चेक किया है। अब जांच में उन्होंने जो लिखा है मैं वही कह रहा हूं। विक्रम, तुम्हें अपनी नौकरी करनी है तो ज्यादा ना बोलो, नहीं तो ना तो तुम्हारी नौकरी बचेगी ना जान बचेगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। 1 सेकंड के अंदर मेरी आंखों के सामने मेरी वाइफ नीरू और मासूम बेटे करण के चेहरे घूम गए। मैंने अपने को इमेजिन किया कि मैं मर गया हूं और फिर वे दोनों रो रहे हैं। तो ऐसा सोचकर ही मैं कांप उठा। मैं कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने घर चला आया। अगले दिन मैं ऑफिस गया तो मैंने लैपटॉप खोला तो जैसे कीबोर्ड से मेरा कंट्रोल खत्म हो गया। मैं हैरान रह गया और यह देख बुरी तरीके से डर गया कि मेरे लैपटॉप को जैसे कोई चला रहा था और कीबोर्ड के नंबर फटाफट टाइप कर रहे थे। स्क्रीन पर जो लिखकर आया वो यह था, एक झूठा कम हो गया। इसके बाद लैपटॉप बंद हो गया। फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया। मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे कोई नजर नहीं आया और मेरी समझ में नहीं आया कि यह कौन कर सकता है। लेकिन स्क्रीन पर जो लिखा था वो मेरी समझ से बाहर था। लेकिन मेरी समझ में इतना आ गया कि मीटिंग रूम में कोई है। उसकी नजर में कोई झूठा था और उससे बदला लिया गया है। लेकिन क्यों? झूठ किसने बोला और अगला कौन होगा? सोचते सचते मेरे सिर में दर्द होने लगा तो मैंने पप्पू को कॉल की और उसे तुरंत एक कड़क चाय बनाकर लाने को कहा। पप्पू मेरे टेस्ट को अच्छी तरह से जानने लगा था। थोड़ी देर में वो कड़क अदरक वाली चाय लेकर हाजिर हो गया। मुझे चाय का कप थमाते हुए वो मेरी तरफ झुका और बड़े राज भरे अंदाज में बोला, सर जो लोग मीना को बदनाम करते थे उन्हीं में से मारा गया है यह। उसकी वर्म तव को सुनकर मैं चौंका और उससे पूछा, इस बात का क्या मतलब है तुम्हारा? पप्पू धीमी आवाज में बोला, मीना के मरने के बाद बहुत से लोगों ने कहा कि उसने बोस से अफेयर किया था, पर वो सब झूठ था। राजू ने भी कई बार मजाक में कहा था, भाई मीना तो टोटल मसालेदार केस थी और अब वो मर गया। मेरे लिए यह खबर नई और धमाकेदार थी। इसका मतलब था कि इस मामले में कोई गहरा राज है और मैं बेमतलब में अपने आप को गिल्टी फील कर रहा था कि मेरी वजह से राजू मीटिंग रूम में गया था। मेरा उसमें कोई रोल नहीं था, यह उसकी खुद की करतूत थी। अब मेरा दिल एकदम हल्का हो गया। राजू की मौत के बाद मेरे दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, अगर मीना की आत्मा सच में किसी से बदला ले रही है तो यह सब क्यों हो रहा है? आखिर कुछ तो है जो नजरों से छिपा हुआ है। प्रातः ऑफिस खुला, लेकिन पहले जैसा हलचल वाला माहौल नहीं था। हर किसी के चेहरे पर एक अजीब सा डर नजर आ रहा था। पप्पू चाय वाला चाय लाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया, जैसे किसी से टकराव हो गया हो। आज चाय पीने में स्वाद ही नहीं लग रहा था। रचना दीदी अभी तक किसी चर्चा का हिस्सा नहीं थी, बस शांत नजरों से ऑफिस को देखती रही। उन्होंने धीरे से मुझे पास बुलाया और कहा, मीना की पर्सनल फाइलें अब भी रिकॉर्ड रूम में है, पर वहां जाना मना है। मैंने पूछा, क्यों मना है? दीदी बोली, क्योंकि उसके केस के बाद एचआर ने सारे पुराने रिकॉर्ड लॉक कर दिए थे। ऑफिस में सब फुसफुसा रहे थे कि यह मीना वाला केस तो कंपनी की छुपी हुई हड्डी है। मैं तो हर तरफ से घिरा हुआ था। अगर मैं इस मामले में पढ़कर न्याय की बात नहीं करूंगा तो मैं भी आत्मा का अगला शिकार बनूंगा। वो मेरी जान ले लेगी, फिर मेरे बीवी बच्चे अनाथ हो जाएंगे, वे दर दर की ठोकरें खाएंगे। अगर उसके लिए लड़ूंगा तो मुझे ऑफिस के मैनेजमेंट का पनिशमेंट मिलेगा और मेरी जॉब चली जाएगी। ऑफिस के सारे अधिकारी मेरे दुश्मन बन जाएंगे। इन दो रास्तों में से मुझे एक रास्ता चुनना था जो मेरे लिए सही रहता। मैंने काफी सोचने के बाद फैसला लिया कि अगर मैं जिंदा रहूंगा तो
कहीं भी जॉब ढूंढ लूंगा। ऑफिस से अगर मुझे निकाल दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने आत्मा को न्याय दिलाने का फैसला किया। मैंने खुद को संभाला और ऊपर जाकर एक कप कॉफी का लिया। कॉफी पीकर थोड़ी देर आराम करता रहा। फिर मुझे रिलैक्स फील हुआ तो मैंने गहरी सांस ली और फिर तय किया कि आज मैं जरूर रिकॉर्ड रूम में जाऊंगा। मुझे समझना है कि सच क्या है। यह फैसला लेते ही मैं अपने आप को हल्का महसूस करने लगा और मुझे अंदर से लगने लगा कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूं। लेकिन मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं इस दुनिया के किसी इंसान के काम से नहीं जा रहा था, बल्कि दूसरे लोग की किसी रूह के काम में दखल अंदाजी करने जा रहा था, जिसमें रिस्क तो पूरा ही था। मैंने घड़ी में टाइम देखा, दोपहर के 3 बजे बज चुके थे। मैंने देखा कि सारी टेबलों पर रिपोर्ट्स और लैपटॉप खुले थे। सब लोग काम कर रहे थे, लेकिन कुछ खोए हुए से लग रहे थे। शायद उन्हें एहसास हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने रचना दीदी से लगभग फुसफुसाते हुए पूछा, दीदी आपको पक्का पता है कि रिकॉर्ड रूम में कुछ मिलेगा? दीदी धीरे से बोली, हाँ मुझे मालूम है। मैं इतना कर सकती हूं कि रिकॉर्ड रूम की चाबी चुपके से लाकर दे दूंगी, मगर मेरा नाम मत लेना। आज रात को ऑफिस में मेरा ओवरटाइम था। मेरे अलावा ऑफिस में एक लड़का और था, अजय, लेकिन वह बहुत ही आलसी और कामचोर था। इसलिए मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि उसे इतनी जोर की नींद आती थी कि जब तक कोई उसके सिर पर यमदूत की तरह खड़ा होकर उसे न जगाए, तब तक वह जागता नहीं था। ऑफिस में वह जॉब भी कैसे कर रहा था पता नहीं, लेकिन जब उसकी नाइट ड्यूटी की बारी आती थी तब उसे काम करना मुश्किल पड़ जाता था। इसलिए मुझे उससे कोई खतरा नहीं था। रात के करीब 10 बजे मैं चाबी लिए रिकॉर्ड रूम के पास खड़ा था। मैंने आसपास देखा, सब तरफ सन्नाटा था। मैंने धीरे से ताला खोला और रिकॉर्ड रूम में घुस गया। वहां हैरान करने वाला सीन था। मैं घुसते ही चौंक गया। वहां लाइटें ऐसे जल बुझ रही थीं जैसे कोई स्विच बोर्ड के पास खड़ा होकर उन्हें जलाता है और बुझा देता है। एक बार तो मुझे घबराहट लगने लगी। मैंने देखा कि फाइलों की अलमारियां धूल से भरी थीं, जैसे बरसों से इनकी तरफ किसी ने नजर ही नहीं डाली है। मैं अलमारी हूं। मैं अलमारी में रखी फाइलों पर नजर डालता चला गया। तभी एक फाइल पर मेरी नजर अटक कर रह गई। मैं आगे बढ़ा। अलमारी नंबर 12 पर लिखा था मीना शर्मा, केस फाइल। हल्की रोशनी में अलमारियों में रखी फाइलों के कवर पर लिखे नाम चमक रहे थे। मैंने मीना शर्मा केस की फाइल खींच ली और टेबल पर रखी। अब मैं उसके पेज पलट रहा था। न जाने मुझे क्या हुआ उस पर। जो भी लिखा था उसे पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मीना की परफॉर्मेंस रिपोर्ट यह थी कि वह हमेशा टॉप 5 में थी। इतनी इंटेलिजेंट लड़की का भला सुसाइड क्यों करेगी? यह सवाल मेरे दिमाग में घूमने लगा। कलीग्स की रिपोर्ट थी कि सभी उसकी तारीफ कर रहे थे, सिवाय एडमिन हेड धीरज मल्होत्रा के। केवल धीरज मनोज मल्होत्रा ने ही उसकी खिलाफत की थी। मीना शर्मा की इंटरनल मेल भी दर्ज थी। मेरी जान को खतरा है, पर जवाब था यह झूठा आरोप है। उसकी मेंटल हेल्थ रिपोर्ट यह थी कि वह डिप्रेशन में तो है, लेकिन सुसाइड जैसा कदम नहीं उठाएगी। और आखिरी पन्ने पर मेरा ध्यान अटक गया, जिसमें मीना ने खुद लिखा था कि जो मेरे साथ हो रहा है वो अब ऑफिस में सब लोग जानते हैं, लेकिन सब चुप हैं। अगर मेरी मौत होती है तो यह सुसाइड नहीं बल्कि मेरी हत्या होगी। मुझे लगा कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। अपने रोते हुए दिल से मैं बोला, ओह माय गॉड, यह सब साजिश है। मैं इमोशनल हो गया था और फाइल में इतना डूब गया था कि मुझे इतना भी याद नहीं रहा कि मुझे बाहर निकलना है। अचानक एक ऐसी घटना घटी कि मेरे तो डर के मारे होश ही उड़ गए। रिकॉर्ड रूम की रोशनी एकदम से बंद हो गई। मैंने टॉर्च ऑन की, पर वो ऑन ही नहीं हुई। तभी मैंने एक डरावनी आवाज की आहट सुनी। एक अजीब सी सरसराहट पूरे कमरे में फैल गई और यह देखकर मेरी रूह कांप गई कि दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कुंडी बाहर से कस गई जैसे खिड़की में कोई खड़ा हो। अलमारी के पीछे से गुर्राती हुई एक लंबी परछाई धीरे धीरे निकली। धीमी गुर्राहट भरी आवाज कमरे की दीवारों से कहीं से गूंजने लगी। मेरी मौत पर सब चुप है। विक्रम, तू भी आकर उनमें मिल गया। अब बता,
मैं तुझे चुप कर दूं? डर के मारे मेरा बुरा हाल था। ऐसा लग रहा था जैसे कलेजा उछलकर अभी हलक से बाहर आ जाएगा, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। मैंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब मैं पागलों की तरह किसी भी प्रकार से दरवाजा खोलने में जुटा था। हर तरकीब आज फेल हो रही थी। मैं जबरदस्ती दरवाजा खोलने लगा, लेकिन कुंडी जैसे किसी ने बेइंतहा कस दी हो। फिर मैंने फाइल रूम की वो फाइल उठा ली। जोर से बोला, मीना, मैं तेरा सच सबको बताऊंगा, मुझे माफ कर दे। मैं मानता हूं पहले मैं सीनियर की बातों में आ गया था, क्योंकि मुझे धमकाया गया था कि मैं इस मामले में अपनी टांग ना अड़ाऊं। लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, मैं तेरी लड़ाई लड़ूंगा। और बहुत बड़ी हैरानी की बात हुई, उसी पल दरवाजा अपने आप खुलने लगा। गया। उसी पल मैंने समझ लिया कि आत्मा को धोखा देना आसान नहीं है। वो मन की बातें तक पढ़ लेती हैं। मैं जान बचाकर वहां से भागा। मैं बाहर आया तो कुछ भी खास बदला नहीं था। बस एक बंदा और आ गया था। उसने अजय को मुस्तैद करके बैठा रखा था, इसलिए काम जारी था और मेरी तरफ ध्यान देने की किसी को फुर्सत नहीं थी। मैं भी निश्चिंत हो गया कि मुझको किसी ने नोटिस नहीं किया। अगली प्रातः मैंने पूरी फाइल स्कैन की, सीसीटीवी फुटेज, स्क्रीनशॉट इकट्ठे किए, मास्टर स्प्रेडशीट बनाई, एचआर को की गई मेल्स की कॉपी को एक फाइल में बांधकर उसको संगठित तरीके से मैनेजमेंट को भेजा। इस मेल का जवाब इतनी जल्दी आया कि मुझे इतनी जल्दी की उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो सोचा उसका जवाब आएगा ही नहीं। जब मैंने वह जवाब पढ़ा तो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। मुझे लगा मैं चक्कर खाकर गिर पड़ूंगा। डिसिप्लिन तोड़ने का आरोप लगाकर मुझे ऑफिस से निकाला जा रहा था। चिपका हुआ नोटिस साफ था, जिन विक्रम सिंह को सस्पेंड किया जाता है। इस न्यूज पर सारा ऑफिस दबी जली आवाजों से गूंज उठा। एक तरफ जलने वाले लोग थे जो बोले, यह साला अपने काम से काम नहीं रखता, ऑफिस के मैनेजमेंट में घुसने की कोशिश ही क्यों कर रहा है? अरे तुझे काम करने के पैसे मिलते हैं कि नेतागिरी करने के? दूसरी तरफ रचना दीदी जैसे मेरे सपोर्टर लोग कह रहे थे कि इतनी मेहनत से सबूत इकट्ठा किया है तो उन्हें दबाना बेईमानी है। मैनेजमेंट की गलती नहीं है तो उन्हें क्यों दबा रहा है? आखिर किसी एम्प्लॉय की हत्या हुई है तो क्या किसी की जान की कोई कीमत ही नहीं है? इसमें तो मैनेजमेंट को सहयोग करना चाहिए और वो उसको दबाना चाहता है। विक्रम के साथ गलत हो रहा है। विक्रम ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है कि उसको सस्पेंड किया जाए। वह अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो इसमें हम सब लोगों की भलाई है। हम लोग इसके खिलाफ बोलेंगे, नहीं तो कल मीना की मौत हुई है, आज किसी की भी हो सकती है, तो उसकी मौत पर कोई बोलने वाला भी नहीं होगा। अब कैंटीन वाला पप्पू इस मामले में बोले बिना कैसे रह सकता था? वो तो बोलने वाला बातूनी था ही। वो बोला, जो इस मामले में खिलाफत करेगा मीना की आत्मा उसको देख लेगी। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इतनी टेंशन के माहौल में भी उसकी बात पर सब लोग मुस्कुराने लगे। लेकिन तब पता नहीं था कि कभी कभी किसी की जुबान पर सरस्वती विराजमान हो जाती है। और सचमुच पप्पू की बात आगे चलकर सही हो ही गई, जो उसने मजाक में कही थी। ऑफिस के लोगों के दिल से राजू की मौत का खौफ तो कम हो गया था, लेकिन वे पूरे तौर से वे आत्मा को झूठ भी नहीं मान रहे थे, यानी बीच की पोजीशन में थे। यानी वे इस सारे मामले को आधी हकीकत आधा फंसाना समझ रहे थे। मैंने सोचा, मैं अकेले कैसे लड़ूं? किसी न किसी की मदद तो लेनी ही होगी। मैंने रात को अमित को फोन किया। अमित बोला, भाई मुझे केस की रिपोर्ट दिखाओ। अगले दिन मैं ऑफिस में टाइम से आ गया सस्पेंड होने का। अभी मेरे पास ऑफिशियल रूप से मेल नहीं आया था। तब तक तो मुझे आना ही था और मेरे पास मौका भी था। यहां रहकर मैं जितना कर सकता हूं कर लूंगा। उसके बाद से ऑफिस का कोई काम भी नहीं रह जाएगा। और जो कदम मैं आगे बढ़ा चुका था उसे पीछे खींचने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी मैं ऑफिस जा रहा था। ऑफिस में कुछ नॉर्मल दिख रहा था। सभी अपनी सीटों पर थे। आज ऑफिस में एक नई लड़की दिख रही थी। उसका नाम नैना था। वो बहुत फ्रैंक थी, सबको हाय ब्रो कहती थी। उसने आते ही आते मां ऑफिस में छाई टेंशन के माहौल को समझ लिया
और सबसे पता करने लगी कि मामला क्या है। जल्दी ही उसने 2-3 लड़कों से भी दोस्ती गांठ ली। उसे सब लोगों ने बता दिया कि यहां मीना मर्डर का मामला चल रहा है। उसी सिलसिले में हुए राजू की मौत के बारे में भी सारी बातें बता दी। यह लड़की ऐसी थी कि काम पर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देती थी। अपना काम अपने दोस्तों से करवाने में यकीन रखती थी। उसे हंसी झाक बहुत पसंद था और हर चीज को वह हंसी झाक में ही लेती थी। उसे तो केवल अपना दिल बहलाने का काम ही पसंद था। सारे मामले को लेकर उसने हंसी उड़ानी शुरू कर दी और वो सबका मजाक बनाने लगी। उसने आते ही पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी थी। एक दिन उसने मजाक में कहा, अरे यार, यह मीना वाला केस ना बड़ा मसालेदार है। चलो आज लंच के बाद मीटिंग रूम में बैठकर उसकी फाइलें पढ़ते हैं। हाँ। उसके नए नए फैन बने के भी उसके साथ हंसने लगे। लेकिन रचना दीदी को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। रचना दीदी ने कहा, नैना, तुम भूल कर भी उस रूम के पास मत जाना। नैना अपने कटे हुए बालों को उंगली से कानों के पीछे करते हुए बोली, ओ दीदी, आप तो एकदम डरपोक हो। आप भीगी बिल्ली बनकर बैठी रहो। मैं इन बातों को नहीं मानती। अब भूत वूत का जमाना नहीं है। नैना ने अपने 2 दोस्तों को भी मीटिंग रूम में बुला लिया। रवि, जो आईटी से था, और पूजा फाइनेंस से थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक छपरी थे। तीनों ने अंदर जाकर दरवाजा भीतर से लॉक कर लिया। बाहर की टीम को लगा कि कोई इंटरनल मीटिंग है। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थी। सब अपने अपने काम में लग गए। किसी को किसी बात की खबर नहीं थी। लेकिन करीब 25 मिनट बाद एक जोर की चीख सुनाई दी, छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे मत मारो। चीख पुकार सुनकर सभी लोग अपना अपना काम छोड़कर मीटिंग रूम की ओर दौड़े और बंद दरवाजे को पीटने लगे। अंदर से चीखें बराबर आ रही थी, लेकिन दरवाजा कोई नहीं खोल रहा था। और फिर अचानक खामोशी छा गई, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुला। सब ने घबरा कर आवाज लगाई, नैना, रवि, पूजा, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। फिर चौकीदार ने पीछे से मास्टर की से दरवाजा खोला और जो देखा उससे सबके पैरों तले की जमीन खिसक गई। नैना की लाश टेबल के ऊपर उल्टी पड़ी थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं और होठों से खून निकल रहा था। उसके गले पर उंगलियों के निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला दबाया हो। रवि कमरे के कोने में बेहोश पड़ा था और पूजा दीवार के साथ बैठी कांप रही थी, जैसे सदमे में हो। उसने कांपती हुई आवाज में बताया, वो लड़की लाल साड़ी में आई थी। उसने कहा, अब तू बोलेगी मेरे बारे में। फिर उसने नैना को पकड़ लिया और मार डाला। ऐसा कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। असल में ज्यादा डर के मारे उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी। वो बात बात पर रोने लगती थी और डर के मारे कांपने लगती थी, जैसे अभी भी वो कोई खौफनाक सीन देख रही हो। रवि को जब होश आया, वो भी डर के मारे पागल जैसा हो गया था। उसके मुंह से बराबर ही बात निकल रही थी, हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने कुछ गलत नहीं किया। इसके बाद पूजा की हालत खराब होती चली गई। उसने 2 दिन बाद नौकरी छोड़ दी और उसके घर वालों ने उसे उसका डॉक्टर से इलाज कराना शुरू कर दिया। रवि का हाल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि उसको मानसिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऑफिस ने इस सब को फिर से इलेक्ट्रिक फोल्ड और कार्डियक अरेस्ट कहकर दबा दिया। उसी दिन मुझे सस्पेंड होने का मेल आया। मुझे कोई झटका नहीं लगा, क्योंकि मुझे पहले से ही पता था कि यह तो होने ही वाला था। लेकिन एक दिन शाम को उसके मेल में एक अननोन आईडी से एक मेल आया, मीना व्याट्स जस्टिस कम बैक। अंदर सिर्फ इतना लिखा था, उसकी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आ जाती। अब अगली बारी किसी और की है। नीचे एक फोटो अटैच थी। मीटिंग रूम में नैना की लाश पड़ी हुई थी और पीछे शीशे में लाल साड़ी पहने एक औरत की परछाई थी। मैंने ठान लिया, अब डरने का कोई मतलब नहीं है। मीना के साथ जो कुछ हुआ उसका हिसाब होना ही चाहिए। मैंने वापस ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की, एक आरटीआई फाइल की और लीगल केस के बारे में भी सोचा। उधर ऑफिस का यह हाल था कि वहां मीटिंग रूम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। लेकिन क्या भूत रूम बंद करने से रुक जाते हैं? नहीं ना। इसलिए मीना की आत्मा अब और गुस्से में थी। ऑफिस की लड़कियां अब अकेली वॉशरूम नहीं जाती थी। मीटिंग रूम के पास से गुजरते हुए लोग मंत्र पढ़ते थे। पप्पू चाय वाले ने रचना दीदी से आकर कहा,
दीदी, अब ऑफिस में अजीब सी बदबू आती है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। अब सबको पैरों की आवाज सुनाई देने लगी थी, पर्दे हिलने लगे थे। जब तब अचानक ही कोई कमरे का दरवाजा धड़ाक से बंद करता था तो लोग चौंक कर देखने लगते, लेकिन वहां कोई नहीं होता था तो डर का माहौल बन जाता। देखने वालों की सांसें डर से रुकने लगती थी। मुझे रचना दीदी की ओर से एक सलाह मिली, अगर अगले दिन तू फिर अकेले देर तक रुकेगा तो किसी और को भी बुला लेना, अकेले मत रहना। उन्हें अब मेरी फिक्र होने लगी थी कि कहीं मुझे भी कुछ ना हो जाए। मैंने फैसला कर लिया था चाहे जो हो जाए, पर अब पीछे नहीं हटूंगा। 3 दिन की जद्दोजहद के बाद एचआर की तरफ से मुझे वापसी की इजाजत मिल गई। सोमवार की प्रातः मैं फिर से उसी ऑफिस में पहुंचा जहां से मैं डर और शक के बीच निकाल दिया गया था। लिफ्ट से ऊपर जाते हुए मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे कंधे पर तो बैग था, लेकिन मन में मीना की परछाई घूम रही थी। ऑफिस का माहौल बहुत ही अलग टाइप का और अजीब सा हो गया था। पहले वाला चहकता ऑफिस अब सुनसान लगता था। लोग धीरे धीरे बात कर रहे थे। लगभग सब लोग ही चुपचाप अपना काम कर रहे थे। कोई किसी से बोल ही नहीं रहा था। मैं जैसे ही अपनी सीट पर पहुंचा कि सामने से रचना दीदी आ गई। वो बिना कुछ कहे बस मुझे देखती रही, फिर बोली, तू वापस क्यों आ गया बेटा? अब तो वह सबके पीछे पड़ी है। मैंने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि उसे न्याय चाहिए दीदी, और मैं उसे दिला कर रहूंगा। मैंने अमित को फोन किया और उसे पूछा कि मैंने जो फाइल दी थी उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, कुछ काम बनेगा या नहीं? तो अमित ने बताया कि मीना की कुछ पुरानी ईमेल्स, एचआर चैट लॉग्स और सीसीटीवी फुटेज अब भी सर्वर में कहीं ना कहीं पड़े हैं, पर फाइलें डिलीट की जा चुकी थी। मैंने कहा, तो फिर उन्हें कैसे हासिल किया जा सकता है? जो फाइल डिलीट हो चुकी हैं वो कैसे मिलेंगी? तो अमित ने कहा, मैंने कहा ना कि सर्वर में अभी भी सब कुछ हो सकता है, लेकिन भाई अगर तू मीटिंग रूम वाले पुराने डीवीआर तक पहुंचे तो शायद कुछ मिल जाए। वही रूम जहां नैना मरी थी। यह सुनकर मेरा कलेजा कांप गया, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा, काम को पूरा करके ही छोड़ूंगा। आज फिर रात के 11 बजे मैं ऑफिस में अकेला बैठा था। सभी जा चुके थे। मैंने वॉचमैन से कहकर मीटिंग रूम की चाबी ले ली थी। मैंने मीटिंग रूम का ताला खोल और अंदर घुस गया। मीटिंग रूम अब पूरी तरह बंद कर दिया गया था। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी फाइलों के ढेर लगे हुए थे। मैंने अपना टॉर्च ऑन किया और डीवीआर रिकॉर्डर खंगालना शुरू किया। एक पुराने बॉक्स में मुझे एक हार्ड डिस्क मिली। उस पर लिखा था, मीना फाइनल रिव्यू मीटिंग मार्च 2022। मैंने ऑफिस का पुराना सिस्टम ऑन किया। जैसे ही वीडियो चला कि मीना का चेहरा स्क्रीन पर आ गया। मैंने पहली बार मीना का चेहरा देखा। वो एक सिंपल और आकर्षक लड़की थी, जो देखने से ही सीधी सादी लग रही थी। वो अकेली मीटिंग रूम में बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसी के सामने बैठा था अनिल सिंह, जो ऑफिस का वीपी था और मीना का रिपोर्टिंग बॉस था। अनिल चिल्ला रहा था, अगर तूने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुझे मजा चखा दूंगा, सब जगह बदनाम कर दूंगा। मीना रोते हुए कह रही थी, सर मैंने आपकी बहुत इज्जत की है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। फिर अनिल ने मीना की तरफ हाथ बढ़ाया। मीना ने भागने की कोशिश की, लेकिन अनिल ने दरवाजा बंद कर दिया। अगले 10 मिनट में कैमरा अंधेरा हो गया, लेकिन फिर सिर्फ एक स्क्रीन पर दिखाई दिया कि मीना फर्श पर गिरी हुई है और उसकी नाक से खून निकल रहा है, और अनिल कमरे से ऐसे बाहर जा रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मेरी आंखों में आंसू थे। जब तक मैंने मीना को देखा नहीं था, केवल उसका नाम सुना था, तब तक भी उसके लिए मेरे मन में इतनी सिंपैथी की फीलिंग नहीं थी। लेकिन उसको आज डायरेक्ट देखकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने सोचा कि इस मासूम लड़की को वाकई में मारा गया है। उसने सुसाइड नहीं की है। जो इतनी मेहनती और इंटेलिजेंट लड़की थी, उसे बेरहमी से मारा। वो प्राइस लेने की हकदार थी उसकी। ये हालत की इसने। इसे तो वास्तव में सजा मिलनी चाहिए। मैंने हार्ड डिस्क को बैग में रखा और निकलने लगा, लेकिन मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की लाइटें जलने बुझने लगी।
ऐसी अपने आप ऑन ऑफ होने लगा और मुझे अपने सामने जो सीन दिखा उसे देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। मेरे सामने मीना की आत्मा थी। उसके शरीर पर लाल साड़ी थी, उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा खून से सना हुआ था और गले पर वही निशान थे जो मैंने वीडियो में देखे थे। वो गुर्राती हुई आवाज में बोली, अब तुझे भी रोकेंगे? विक्रम, कहां जा रहा है तू? उसकी आवाज को सुनकर मैं कांप गया। डर के मारे मेरा हाल खराब था। हालांकि मेरी आवाज कह रहे थे, लेकिन मैंने अपने अंदर हिम्मत बटोरते हुए कहा, नहीं मीना, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया हूं, इसलिए तो मेरी नौकरी भी छूट गई थी। अब मैं जैसे तैसे जुगाड़ करके फिर से आया हूं। मैं तो तुम्हारा केस खुलवाना चाहता हूं, इसलिए सबूत इकट्ठा करने के लिए यहां मीटिंग रूम में घुसा था। देखो मेरे हाथों में सबूत। मीना कुछ पल चुप रही, फिर उसकी आवाज में नरमी आई। वो बोली, अगर तू झूठ बोलेगा तो तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। तुम मेरी मौत की असली वजह सबको दिखाओ। वो फुटेज पुलिस को दो और अनिल को सजा दिलवाओ, तभी मुझे चैन मिलेगा, वरना एक एक करके सब मरेंगे। सिर्फ 3 दिन का टाइम है तुम्हारे लिए। मैंने सिर झुकाकर कहा, मैं वादा करता हूं मीना, मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। अब मीना की आत्मा धीरे धीरे गायब हो गई। प्रातः मैं जल्दी ही ऑफिस में पहुंच गया। मेरे दिल में एक बड़ी उथल पुथल थी और मेरा दिल धड़क रहा था। यह रास्ता आसान नहीं था। कोई बड़ा और ठोस आधार भी मेरे पास नहीं था। मैं बड़े बड़े लोगों को जेल में पहुंचाने की तैयारी कर रहा था। यह आसान काम नहीं था। इसका नुकसान मुझे उठाना पड़ सकता था। हो सकता था कि मेरी जान पर भी बनाए। मैं मारा भी जा सकता था। लेकिन अब जो भी हो, उसकी मुझे फिक्र नहीं थी। मैं सारी बातें रचना दीदी को बताना चाहता था। मैंने देखा कि अभी तो ऑफिस में कोई नहीं आया है, तो मैं बैठकर इंतजार करने लगा। मेरे बैग में हार्ड डिस्क थी जिसमें मीना के आखिरी पलों का वीडियो था। जब मैंने रचना दीदी को आते देखा तो मैं लपक कर सबसे पहले उनके पास गया और उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। रचना दीदी का चेहरा पड़ गया। वो बोली, बेटा तू यह फुटेज सीधे पुलिस को क्यों नहीं दे देता? मैंने कहा, बोला रचना दीदी, HR की मदद चाहिए। अगर ऑफिस खुद कंप्लेंट फाइल करे तो केस जल्दी खुलेगा। रचना दीदी ने कहा, मुझे तो यह काम कठिन मालूम पड़ता है। मेरी समझ में ऑफिस मैनेजमेंट तुम्हारी मदद करने के बजाय तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा और वो इस मामले में कुछ नहीं करेगा। लेकिन मैं इतना जोश में भरा हुआ था कि मैंने उनकी बात नहीं मानी और HR के पास पहुंच गया। लेकिन वहां बैठे विकास सर ने साफ साफ मना कर दिया। वो बोले, विक्रम तू इन सब चीजों में मत पड़, ये पुराने केस हैं, इनसे कंपनी की इमेज खराब होगी। मैं चुप रहा, लेकिन मेरी उसे समझ आ गया कि ऑफिस मीना के लिए नहीं लड़ेगा। अब मैंने तय किया कि मैं अनिल से सीधे बात करूंगा। मैं खुद जाकर उसके केबिन में घुस गया। अनिल एकदम शांत था। उसने मेरे बारे में बहुत कुछ सुन रखा था और उसे यह भी पता था कि मैं मीना के केस के पीछे पड़ा हुआ हूं। इसलिए उसे पूरा अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है और मैं क्या कहने वाला हूं। वह सारी तैयारी करके ही बैठा हुआ था, इसलिए चुपचाप था। वो मेंटली रूप से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार कर चुका था। मैंने बैग से हार्ड डिस्क निकाली और कहा, ये देखिए आपकी सारी करतूत रिकॉर्ड है। इसमें अब या तो खुद जाकर पुलिस को बताइए या मैं दिखा देता हूं। अनिल थोड़ी देर कुछ नहीं बोला, फिर हल्की सी मुस्कान देकर बोला, तू समझता क्या है विक्रम, यह इंडिया है, सबूत भी बिकते हैं और लोग भी पैसों के आगे झुकते हैं। फिर वह इंटरकॉम से सिक्योरिटी को बुलाने लगा। मुझे भी अंदाजा हो गया कि अब वो क्या करना चाहता है। वो सिक्योरिटी को बुलाकर मुझसे सबूत जबरदस्ती छीनना चाहता था और मैं ऐसा कैसे होने देता। मैं फुर्ती से वहां से भागा और मैंने ऐलान कर दिया कि अब मैं किसी से नहीं डरता। मीना को इंसाफ मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसी रात मैं फिर से ऑफिस में रुका। मैंने फाइल्स की कॉपी पेन ड्राइव में निकाली और बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से किसी ने मुझ पर वार कर दिया। मेरे सिर में चोट आ गई और मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर मुझे होश ही नहीं रहा। जब मुझे होश आया तो मैं गेट के पास पड़ा हुआ था और मुझे मारने वाले 2 गुंडे वहीं पर बेहोश पड़े थे।
मुझे यह भी नहीं पता था कि यह लोग कौन हैं, इनको किसने भेजा है और मुझे क्यों मारने आए थे। मैंने पुलिस को फोन किया, अपनी सिचुएशन के बारे में और गुंडों के बारे में बताया। जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए मैं खड़ा हुआ और मैंने अमित को कॉल किया। भाई, मुझे तेरी मदद चाहिए। पुलिस को भी फोन किया है, मैं सबूत भी तुझे दूंगा। अमित बोला, ठीक है भाई, मैं साथ चलूंगा। थोड़ी देर में पुलिस आ गई और अमित भी आ गया। मैंने उसको सारी बातें बताई। पुलिस ने अपनी कार्यवाही शुरू कर दी और अमित से कहा, विक्रम को ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ। इसके सिर में गहरी चोट है और खून अभी भी बंद नहीं है। अमित मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा और एडमिट करवाया। अगले दिन इंस्पेक्टर वर्मा मेरे पास आया और मेरे बयान दर्ज कर ले गया। उधर ऑफिस में जब सबको इस वारदात के बारे में पता चला तो वहां हलचल मच गई। सबको मालूम हो गया था कि मुझ पर जानलेवा हमला हुआ है। मुझसे मिलने के लिए लोग अस्पताल में आने लगे। रचना दीदी ने बताया कि पुलिस ने गुंडों को मार पीट कर पता लगा लिया कि उन्हें अनिल ने भेजा था, लेकिन मीना की आत्मा ने बीच में आकर तुम्हारी जान बचा ली और उन गुंडों को मारा। अगले दिन हॉस्पिटल से मेरी छुट्टी हो गई। फिर मैंने अपनी एफआईआर दर्ज कराई। इंस्पेक्टर वर्मा एक सख्त लेकिन ईमानदार अफसर था। उसने पेन ड्राइव ले ली और वीडियो देखा। वीडियो देखते ही वह बोला, अगर यह असली फुटेज है तो अनिल को अंदर जाने से कोई नहीं रोक सकता। शाम होते होते पुलिस ऑफिस पहुंची। अनिल के केबिन में रेड हुई, लेकिन अनिल गायब था। अंदर सिर्फ उसकी कुर्सी पर एक चिट्ठी थी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, यह ऑफिस ही श्रापित है। और उसी दिन रात में विकास सर की लाश ऑफिस के वॉशरूम में मिली। उनके चेहरे पर ऐसा डर था कि जैसे किसी खौफनाक मंजर को देख लिया हो। विकास की मौत के बाद ऑफिस में हलचल मच गई। अब वो लोग भी मेरी बात मानने लगे जो पहले मुझे पागल समझते थे। अब मेरी वह पोजीशन हो गई थी कि चले थे मंजिल पर अकेले। लोग जुड़ते गए और कारवाह बनता गया। अब मेरी बात कहने वाले काफी लोग हो गए थे। ऑफिस में इतना डर, इतना खौफ था कि बहुत से लोगों ने नौकरी छोड़ दी, और जिन लोगों ने नौकरी नहीं छोड़ी वे घर पर बैठे थे, लेकिन ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। बस चौकीदार ही वहां पर आता था। पूजा, नैना और अब विकास, तीनों मरे थे, और सबका एक दूसरे से कनेक्शन यही था कि यह सब मीना के केस को दबाना चाहते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। अब साफ हो गया था कि मीना की आत्मा बदला ले रही थी। अमित ने कहा, भाई अब तो हमें साफ साफ प्लान बनाना पड़ेगा। मीना को इंसाफ तो दिलाना ही है, लेकिन उससे माफी भी मांगनी है। मैंने कहा कि सिर्फ केस खोलना ही काफी नहीं है, मीना की आत्मा को चैन दिलाना है, तभी सब बचे रहेंगे। मीना ने जो अल्टीमेट दिया था कि सिर्फ 3 दिन दे रही हूं, 3 दिन में सारा काम हो जाए। आज तीसरा और आखिरी दिन था। मैंने फैसला किया, अगली प्रातः एक पूजा और माफी कार्यक्रम ऑफिस में होगा, जिसमें सब कर्मचारी मिलकर मीना से माफी मांगेंगे, केस खुलने की बात करेंगे और उसके लिए इंसाफ की मांग रखेंगे। आज तीसरा दिन था। यह मीना की चेतावनी का आखिरी दिन था। प्रातः 10 बजे मैं ऑफिस पहुंचा। चेहरा थका हुआ था, लेकिन मन में एक ठान रखी थी, आज मीना को इंसाफ मिलकर रहेगा। अमित, रचना दीदी और कुछ और पुराने स्टाफ मेंबर्स भी आए थे। सबने मिलकर तय किया कि आज मीटिंग रूम में एक माफीनामा सभा रखी जाएगी। रचना दीदी ने मीना की एक फोटो प्रिंट करवाई और उसे सामने दीवार पर चिपका दिया। फोटो के नीचे अमित ने एक दिया जलाया। कुछ लोग डर से अब भी ऑफिस आने से इतना कतरा रहे थे कि बुलाने से भी नहीं आए, लेकिन जो आए थे उनके चेहरे पर एक ही भाव था, और वो था पछतावा। दोपहर 1 बजे सब मीटिंग रूम में बैठे। कमरा बिल्कुल शांत था। रचना दीदी ने हाथ जोड़कर कहा, मीना, अगर तू कहीं सुन रही है तो माफ कर देना, तेरे साथ नाइंसाफी हुई, अब हम चुप नहीं रहेंगे। मैंने सबको बताया कि मीना की मौत आत्महत्या नहीं, मर्डर थी, और पुलिस अब केस की जांच कर रही है। फिर सबने एक साथ कहा, मीना, हमें माफ कर दो। तभी कमरे की लाइट झपकने लगी और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और मीना की आवाज आई और दिया एकदम बुझ गया। मीना की तस्वीर से एक काली परछाई निकली जो हिली। सब कांपने लगे।
अमित ने कांपते हुए पूछा, तू क्या चाहती है? धीरे धीरे एक फीकी लेकिन डरावनी आवाज कमरे में गूंजी, मुझे इंसाफ चाहिए, और जिस दिन अनिल मरेगा उसी दिन मैं इस जगह से चली जाऊंगी। उसी शाम पुलिस का फोन आया। अनिल की डेड बॉडी उसके फ्लैट में मिली थी। उसके चेहरे पर डर थी, आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके सीने पर उंगलियों से खरोच के निशान थे। पुलिस ने कहा, आत्मा जैसी कोई चीज तो नहीं मानी जा सकती, लेकिन यह मर्डर नॉर्मल नहीं था। उसी रात को मैंने सपना देखा। सपने को देखकर मैं इतना परेशान हो गया कि मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकता हूं। मैंने मीना को सपने में देखा। वो उसी भेष में थी जैसा मैंने उसे मीटिंग रूम में देखा था। वो लाल साड़ी पहने हुए थी। उसके मुंह से खून बह रहा था। कपड़ों पर भी खून के धब्बे पड़े हुए थे और बाल बिखरे हुए थे। लेकिन आज वह गुस्से में गुर्रा नहीं रही थी, बल्कि रो रही थी। वो कह रही थी कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से थी, बहुत मुश्किल में मैंने पढ़ाई की है। मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई और मेरी माँ है जो मेरे ही भरोसे हैं। मेरे अलावा उनका और कोई नहीं है। पता नहीं उनका क्या हाल हो रहा होगा। अगर मेरे लिए आप सब लोग कुछ करना ही चाहते हो तो यही करना कि मेरे भाई का और मेरी माँ का कुछ इंतजाम करवा देना। चाहे अनाथ आश्रम में या कहीं भी नहीं, तो वे भूखों मर जाएंगे, क्योंकि मेरी माँ तो बीमार हो, कमजोर है और भाई भी छोटा है। बोलो, इतना काम करोगे ना? मैं सपने में ही उसकी बात सुनकर रोने लगा और मेरा दिल भर आया, क्योंकि सपना तो एकदम सच लगता है। मैंने सपने में उससे वायदा किया कि मैं उनकी मदद और उनका इंतजाम करूंगा। वो बोली, यही मेरी सबसे बड़ी शांति पूजा है और मेरी आत्मा को वास्तव में शांति मिल जाएगी। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। मेरी नींद खुली और मैं सोचने लगा कि यह मैंने क्या देख लिया। सवेरे मैंने उठकर सबसे पहले रचना दीदी को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई। रचना दीदी की भी आंखें भर आईं और वो कह लगी, हाँ, वो मुझसे जिक्र किया करती थी कि उसकी मां बीमार रहती है और भाई अभी छोटा है, शायद 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन वो बहुत कम बोलती थी, ज्यादा किसी के क्लोज नहीं थी, इसलिए कोई उसके घर पर तो कभी गया ही नहीं था, इसलिए पता ही नहीं था कि उसका घर कहाँ है। लेकिन हाँ, उसका एड्रेस जरूर मेरे पास है। एक बार मैंने ले लिया था। उसके मरने के बाद भी किसी ने उसके घर जाने की जरूरत नहीं समझी, इसीलिए उसके घर के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है। मैंने ऑफिस में आकर अपने सपने वाली बात सबको बताई। इस बात को सुनकर तो हर कोई पसीज गया। मैं ऑफिस के कुछ लोगों के साथ टीम बनाकर रचना दीदी के दिए गए पते पर पहुंचा, तो वहां का हाल देखकर मैं एक बार तो हिल ही गया। उन लोगों के घर पर घोर गरीबी छाई हुई थी। मीना की मां अभी भी बिस्तर पर बीमार पड़ी थी, लेकिन उनकी कोई दवा नहीं हो रही थी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। उसका भाई शुभम स्कूल जाना बंद कर चुका था और मजदूरी कर रहा था। हम सब लोगों ने बताया कि ऑफिस से तुम्हारे लिए रहने का इंतजाम किया गया है, इसलिए हमारे साथ चलो। हम सब लोगों ने मिलकर चंदा किया और उसकी मां को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। शुभम का पता किया कि वह कौन से स्कूल में पढ़ता था। वहां जाकर उसकी फीस जमा करवा दी और उसका एडमिशन फिर से करा दिया। मैंने अपने घर के पास उन लोगों के लिए घर दिलवा दिया। परमानेंट खर्चे की बात थी तो वह ऑफिस से उसका क्लेम दिलवाना था। ऑफिस के लिए उसकी मां से एक एप्लीकेशन लिखवाया गया और केस करवाया गया। ऑफिस का मालिक अब विदेश से आ चुका था। उसने आकर उनका फैसला किया और उन दोनों के लिए 20 लाख रुपए की रकम दिलवाई गई। मीना का बीमा भी था, उसकी रकम भी क्लेम करवा दी गई। 25 लाख रुपए उसके भी मिल गए। अब उन दोनों का परमानेंट इंतजाम हो चुका था रचना दीदी, और मैंने उन दोनों की देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। अगली प्रातः ऑफिस में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अब डर नहीं था। रचना दीदी ने फिर से मीना की तस्वीर के सामने दिया जलाया। इस बार दिया नहीं बुझा। कमरे में एक हल्की सी गुलाब जैसी सुगंध आई और लगा जैसे कोई अदृश्य छाया पास से निकल गई हो। मैंने मन ही मन कहा, मीना, तुझे इंसाफ जरूर मिलेगा। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस फिर से पुराने ढर्रे पर लौट आया। HR में नए लोग आ गए थे। मुझको प्रमोशन मिल गया था। रचना दीदी रिटायर हो चुकी थी। मीटिंग रूम अब रेनोवेट हो चुका था, लेकिन अब मैं रोज
अपनी टेबल पर एक दिया जलाता था। बस एक बार, एक रात मैं देर से ऑफिस से निकल रहा था, तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, थैंक यू। बस इसके बाद मुझे कभी उसकी आवाज नहीं सुनाई दी, कभी उसका एहसास नहीं हुआ। बस उस द्वार की यह सबसे भयानक घटना थी जिसने मेरी जिंदगी को अस्त व्यस्त कर दिया था। लेकिन मुझे इस बारे खुशी है कि मैं किसी के तो काम आया था, और मुझे इस बात का भी आश्चर्य है उसने मुझे ही इस काम के लिए क्यों चुना था और किसी को क्यों नहीं। इस बात का जवाब मेरे मन में ही मिल गया कि शायद उसे पता चल गया हो कि मेरे अंदर दया है और मैं ही उसका काम कर सकता हूं। तो दोस्तों, यह थी रीना की खौफनाक सच्चाई। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि सच कभी छिप नहीं सकता। आखिरकार रीना को न्याय मिला और उसकी आत्मा को शांति। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, और डीप स्टोरी टेलर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि असली खौफ की कहानियां सिर्फ यहीं मिलेंगी।